तो खंड ए, हम कै की बात करते हैं, खंड कै के अंदर एक अपठित गद्यांश है जो कि 10 मार्क्स का है, जिसके अंदर 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे खंड कै के अंदर। तो देखो फर्स्ट में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी तरह से सेकंड दिया गया है जिसके अंदर भी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम फटाफट एक रीडिंग करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। कोरोना महामारी की पिछली लहरों के दौरान विश्व समुदाय अभिवादन के लिए नमस्ते करना नजर आ रहा था। योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता विश्व भर में बढ़ती जा रही है, सब में भारत निहित था। यह भारत की सॉफ्ट पावर के कुछ सबसे स्पष्ट उदाहरण है। भारत विश्व का एक ऐसा अनूठा देश है जिसकी सॉफ्ट पावर भारत की सभ्यगत विरासत और संस्कृति कौशल पर आधारित है। सॉफ्ट भारत के लिहाज में शक्तिशाली तो कई देश है, लेकिन उनमें से अधिकांश अपनी संस्कृति को पश्चिमीकृत करके या मिलता जुलता दिखाकर मित्रता गांठने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। इसके विपरीत भारत संस्कृति, एकता और उसी से भरपूर विविधता वाला देश है। ऐसा लोकतांत्रिक देश जिसकी आकांक्षाओं से भरी हुई सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता से भरी हुई जीवन जनसंख्या है। इसकी अथाह संस्कृति, गहराई है, आप तकनीकी क्षमता और संकट काल में विश्व की मदद करने के लिए जिसमें हजारों हाथ हैं। तो देखो बेसिकली क्या यहाँ पे योग के बारे में बताया गया है, हम साथ साथ में समझ लेते हैं कि योग को किस तरह से फेमस किया जाए, या जो इंडिया है वो योग को रखते हुए किस तरह से प्रसिद्ध हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। विश्व में भारत की छवि को एक ऐसे सौम्य देश है जो कि लोकतांत्रिक, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, स्थिरता, प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी बढ़ती भूमिका को लेकर पूरी तरह से निश्चित है। जो विश्व के संकट को विश्व का साझा संकट मानते हैं, जो सैन्य शक्ति है लेकिन स्वभाव से आक्रामक नहीं है, जिसकी बढ़ती सैन्य शक्ति को निकट और तमाम दूर देशों द्वारा खतरे के रूप में नहीं देखा जा सकता है, जो अपनी शाश्वतियों द्वारा पुरानी सभ्यता और आधुनिक विकास की कहानी के कारण आज भी दुनिया के सभी क्षेत्रों के लिए कौतुक और रुचि पैदा करता है। तो पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो 2 बार पैराग्राफ को रीड कीजिएगा और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपको फटाफट क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो क्या है, विश्व में भारत की छवि एक सौम्य देश की है। यह कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। ये पढ़कर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहा गया कि विश्व भारत की छवि एक सौम्य देश की छवि है। क्यों? इसका रीजन देखो, तो सबसे पहले लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, स्थिरता, प्रतिस्पर्धा का समर्थक है, ये भी सही है। विश्व के संकट को विश्व का साझा संकट मानते हैं, ये बात भी सही है। जो सैन्य शक्ति लेकिन उसके स्वभाव में आक्रामक नहीं है, ये तीनों ही रीजन अभी हमने पढ़े थे, दिए गए थे। उसके बाद चौथा है, हमारा देश वित्तीय प्रभुत्व वाला देश है। तो देखो यहाँ पे इस तरह की कोई लाइन नहीं दी गई, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो हम यहाँ पे देखो आगे विकल्प दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सही है, तो गए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो 3 लाइंस दी गई थी, उनमें से हमें तीनों ही सिलेक्ट किए हमने, फोर्थ जो है वो ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए आंसर आप ऊपर वाले में से नहीं देंगे, आंसर आप इस वाले जो विकल्प दिया गया है इनमें से आपको आंसर देना है। सेकंड देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। गद्यांश के अनुसार भारत का सॉफ्ट पावर किन क्षेत्रों में विश्व भर में बढ़ती जा रही है। गद्यांश के अनुसार भारत का सॉफ्ट पावर किन क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है, तो किन क्षेत्रों में योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता कहां बढ़ती जा रही है, योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गद्यांश के अनुसार भारतीय जनसंख्या किस क्षेत्र में अथाह गहराई में है, तो भारतीय की जो जनसंख्या है वो कहां पर है, संस्कृति में। ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लेखक के अनुसार पुरानी सभ्यता और आधुनिक विकास की कहानी के कारण आज भी भारत में दुनिया के सभी क्षेत्रों के लिए क्या पैदा करता है, तो क्योंकि इसकी संस्कृति क्या प्रति लोगों में रुचि पैदा करती है, तो क्या आ जाएगा, कौतुक और रुचि। एकदम साफ साफ आपके पैराग्राफ में दिया गया है, क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। देखो क्या है, योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता विश्व भर में बढ़ती जा रही है, यह है कथन और इसका कारण है। योग और आयुर्वेद से मनुष्य स्वस्थ और प्रसन्नचित रहता है। देखो इसके अंदर किस तरह से करते हैं, आप क्योंकि लगा दीजिए। अगर दोनों शब्दों के, दोनों जो सेंटेंस है उनके बीच में आप क्योंकि लगा देते हैं, तो अगर वो एग्जैक्ट उसका कारण पता चलता है तो हम उसको सही मानते हैं। देखो क्या कहा गया, योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता विश्व भर में बढ़ती जा रही है, ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि योग और आयुर्वेद से मनुष्य स्वस्थ और प्रसन्नचित रहता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट कथन भी सही हो जाएगा और दोनों ही कथन क्या हम कहेंगे, सही व्याख्या करता है। तो गए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही है, कथन ए सही है तथा उसका कारण जो है वो सही व्याख्या करता है, तो गए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी 5 क्वेश्चंस है। देखो क्या कहा गया है, देख कर बाधा विविध बहुत विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे मिले फूले फले। आज करना है जिसे
उसे करते हैं आज, सोचते कहते जो कुछ कर दिखाते, मानते हैं कि सुनते हैं सदा सबकी, जो मदद करते हैं अपनी जगत में अपने आप की, भूल कर भी वो दूसरों का मुंह नहीं ताकते, कौन है ऐसा काम वे जिसे करने से नहीं घबराते। जब भी इस तरह का पैराग्राफ आ जाता है ना, तो एक डर सा लगता है कि क्या है, लेकिन आप उसे धीरे धीरे तसल्ली से पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा उसको सॉल्व करना। जो कभी अपने समय को यूं ही बताते नहीं, काम करने की जगह से वो बातें बनाते नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गवाते नहीं, यत्न करे जो कभी जी चुराते नहीं, बात है वह कौन सी जो उन्हें नहीं उनके लिए, वे नमूना अपने आप बन जाते हैं औरों के लिए। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इस कविता में केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो देखो फर्स्ट क्या है, हमारे भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। देखो ये उन्होंने सही कहा है, भाग्य का भरोसा करना अच्छी बात है नहीं, ये उन्होंने ये वाली बात इस पैराग्राफ में नहीं बताई है। भाग्य के भरोसे रहने से पछतावा होता है, ये वाली बात भी उन्होंने इस कथन में नहीं बताई है। भाग्यवान सदैव कर्म करके रास्ता निकालता है, तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे हम देखते हैं तो भाग्यवान जो है सदैव कर्म करके रास्ता निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो फर्स्ट लाइन सही है कि हमें भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, और जो भाग्यवान है वो कर्म करके रास्ता निकालते हैं, वो मेहनत करके, तो घ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है, काव्यांश में कैसे दिन को कैसा होने की बात की गई है, तो बुरे दिन को अच्छा होने की बात की गई है। क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। कविता में कवि आज का काम कब करने की बात कह रहा है, आज का काम आज करने की बात कवि है जो कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया है, कवि भूल कर भी क्या नहीं करने की बात कर रहा है, कवि भूल कर भी दूसरों का मुंह नहीं देखने की बात कर रहा है, भाई मेरा काम वो कर देगा, इस तरह कभी भी हमें नहीं करना है, ये कवि यहाँ पर कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा, चुनौतियों को स्वीकार करना ही मार्ग प्रशस्त करता है, कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करिए। तो देखो चुनौतियां मतलब संघर्ष से ही हमें क्या मिलती है, उपलब्धि मिलती है, ये लाइन यहाँ पे बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो चुनौतियां व्यक्ति को मजबूत बनाती है, हमारा देश संघर्षशील लोगों का देश है, संघर्ष से व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, संघर्ष से ही उपलब्धियां प्राप्त होती है। तो ये जो एग्जैक्ट लाइन, कथन को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो यहाँ पे देश के बारे में कोई बात नहीं की गई है, यहाँ पे चुनौतियां व्यक्ति को मजबूत बनाती है, मजबूती की बात भी नहीं की, मार्ग पर मतलब कि उपलब्धि दिलाती है। तो क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। थोड़े से कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन, लेकिन इनको समझना है कि उस लाइन में क्या कहा गया है, संघर्ष से उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब इसके अथवा में दिया गया है, हर एक किरण तेरी संदेश वाहिका, पवन गीत तेरा गाता, तेरे चरणों को छूने ललायत हिमगिरी का माता, तुझसे ही सूर्य प्रकाशित आलोक सृष्टि में तेरा, संपूर्ण सृष्टि का रोम रोम चिरणी उपासक है तेरा, अगणित आकाश गंगाएं नदी नन्ही बूंदे तेरे आगे, तू आदि अंत में मुक्त काल अस्तित्वहीन तेरे आगे, हे जगत नियंता जगत पिता, हे व्याप्त तेरा कितना ईश्वर, तेरे चरणों में नतमस्तक कितनी धरती कितने अंबर। हमने रीड कर लिया, अब हम इसके क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया, इस कविता के केंद्रीय भाग को कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनिए। केंद्रीय भाग मतलब इस कविता का मेन उद्देश्य क्या कहा जा रहा है, इस कविता के अंदर वो लाइंस आई है जो यहाँ पे दी गई है, उसके बारे में हमें बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया, वह आदि अंत से मुक्त, उससे ही सूर्य प्रकाशित होता, किरणें उसकी संदेश वाहिका, उसका उपासक हम हमेशा से ऋणी है। तो देखो सारी ही लाइन यहाँ पे क्या हो जाएंगी, सही है, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं इसके बीच में से आई हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो ख आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, काव्यांश के अनुसार किसका रोम रोम तेरा चिर ऋणी है, किसका रोम रोम, बड़ी सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि का रोम रोम जो है वो क्या है, उसका ऋणी है। नेक्स्ट देखिए, काव्यांश के अनुसार उसके आगे क्या नन्ही बूंदे हैं, काव्यांश में क्या पढ़ा था हमने, आकाश गंगाएं, तो क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा कि आकाश गंगाएं क्या है, उसके आगे नन्ही बूंदे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा गया है, काव्यांश के अनुसार उसके चरणों को छूने कौन ललायित रहता है, काव्यांश के अनुसार कहा गया कि उसको छूने के लिए कौन ललायित रहता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि जो हिमगिरी है, हिमगिरी क्या कर रही है, उसको छूने के लिए क्या रहती है, तैयार रहती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हिमगिरी है आंसर इसका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा गया है, हर किरण संदेश वाहिका, पवन उसके गीत गाता, कथन पढ़कर सही का विकल्प कीजिए। तो कथन पढ़कर क्या कह रहे हैं कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सृष्टि का कर्ता धर्ता भरता है, वह भाईचारे का पालन नहीं करता है, प्रकृति भी उसकी वंदना करती है। तो देखो हर किरण संदेश वाहिका, पवन उसके गीत गाता है। तो देखो वैसे अगर इसमें सीधा देखा जाए तो प्रकृति उसकी वंदना करती है, यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड
थर्ड, मतलब कि घ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, क्योंकि ये भाईचारे का पालन करता है, ये लाइन सही नहीं है, बाकी तीनों लाइनें यहाँ पे सही है, तो हम फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ का आंसर क्लिक कर देंगे। अब है इसका सेकंड जो व्याकरण है उससे रिलेटेड है, तो आइए देखते हैं। बहुत ही इजी व्याकरण है। यहाँ पे 16 मार्क्स का आपका खंड ख है, जिसके अंदर 4-4 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फर्स्ट देखिए क्या है, प्रस्थान शब्द में उपसर्ग है, तो प्रस्थान में देखो प्र प्लस स्थान, तो क्या बन गया, ये मूल शब्द होता है, ये उपसर्ग होता है। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो मूल शब्द से पहले लगता है, और जो मूल शब्द के बाद लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखो क्या कहा गया, अधि उपसर्ग का शब्द है, तो अधि उपसर्ग का शब्द हो जाएगा, यहाँ पे अधिगम दिया गया है, तो अधिगम क्या हो जाएगा, उपसर्ग, तो क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। थर्ड देखो, सजावट में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो सजावट में हो जाएगा देखो आवट, आवट क्या है, एक प्रत्यय है, तो सज प्लस आवट क्या बन जाएगा, सजावट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, आगे के जो क्वेश्चंस हैं जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, आपको कोई अलंकार या वहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर मिल जाएंगे, आप वहाँ से देखिए और उनको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में है, जिससे कि आपको पेपर करना थोड़ा आसान हो जाए और समझ में भी आ जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्य में प्रत्यय और मूल शब्द में सही विकल्प चुनिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सही, यहाँ पे कुछ दिए गए हैं उनमें सही हमको देखना है। तो देखो पहले देखो प्रकाशित, ये सही है, उसके बाद भावुकता, ये भी सही है। मानवीय, देखो इससे क्या बन जाएगा, मानवीय, इस तरह से मानवीय बन जाएगा। यहाँ पे हम देखें प्रकाशित हो जाएगा, और उसके भावुकता, ये तीनों सही आएंगे, लेकिन शासकीय ये सही नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सेकंड नहीं हो, तो घ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सही है, तो घ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, फर्स्ट एंड सेकंड को सुनिश्चित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे फर्स्ट में हमें दिया गया है, उसके बाद में हमें उनको अलग अलग करके दिया गया है वो शब्द, जैसे कि अनुमान, तो यहाँ पे देखो अनुमान, हम यहाँ से करते हैं, ये हो जाएगा अनुमान। ठीक है, उसके बाद प्रभाव, तो ये हो जाएगा प्रभाव, और स्वदेश, स्व प्लस देश, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं कि फर्स्ट में थर्ड कहाँ पर है, तो देखो फर्स्ट के अंदर थर्ड, यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका मैंने भी आपको मैच करके दिखाया था, तो देखो यहाँ पे थर्ड, फिर फर्स्ट एंड सेकंड, ये आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक सेकंड हम चेक करें, ठीक है, बिल्कुल घ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, जिसके अंदर 4 क्वेश्चन, 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से 4 प्रश्न आपको करने हैं, 5 दिए गए हैं जिसमें से 4 करने हैं, मैं आपको 5 ही करवा दूंगी। तो देखो क्या कहा गया है, फर्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे मैचिंग करनी है, तो देखो कॉलम ए और बी के साथ में, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर हमें समास दिया गया है कौन सा, देखो महात्मा, महात्मा में कर्मधारय समास है, महात्मा में कैसा समास है, कर्मधारय। माता पिता, माता देखो यहाँ पे आपको समझा देती हूँ, माता पिता, देखो माता पिता में क्या है कि दोनों, जब भी किसी के बीच में इस तरह की लाइन आई या तथा आ जाए, माता और पिता इस तरह से आ जाए, तो देखो एक द्वंद हो रहा है ना, द्वंद का मतलब है कंफ्यूजन, माता या पिता, या इस तरह से दिन और रात, है ना, दिन रात आ जाए, तो ऐसे क्या होते हैं, द्वंद समास, द्वंद का मतलब कि कंफ्यूजन, तो इससे आपको याद रहेगा, तो माता और पिता में यहाँ पे द्वंद आ जाएगा। और चतुर्भुज, जहाँ पे संख्या आ जाती है, जैसे चतुर्भुज, 4 भुज जिसके ना, तो वो होता है द्विगु समास, देखो द्वि से 2 बना, शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, चतुर्भुज 4 से क्या बना, संख्या बनी, और द्वि से 2 संख्या बनी, तो ये हो जाएगा सेम समास। और जहां पे कंफ्यूजन आए उसे द्वंद कहेंगे, द्वंद मतलब जिसके माता पिता सेम सेम से और दोनों एक दूसरे के या तो अपोजिट हो सकते हैं या उनका लिंक चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट में, तो ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। फर्स्ट में क्या है, कर्मधारय, उसके बाद में है द्वंद समास, और चतुर्भुज में क्या है, द्विगु समास। उसके बाद देखो क्या है, लंबोदर समस्त पद का सही विग्रह क्या होगा, लंबोदर का सही क्या होगा, लंबा है उधर जिसका, यहाँ पे जिसका नहीं लिखा गया, तो ये क्या होता है, जब भी लंबोदर इस तरह से होता है, जब भी इस तरह का होता है, वो क्या समास होता है, वो बहुव्रीहि समास होता है। तो ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, लंबा है उधर जिसका, उधर का मतलब होता है कि पेट, और लंबा है मतलब, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, गणेश जी की बात हो रही है, और जब भी कहीं भगवान जी की बात होती है, तो वो जो समास है वो बहुव्रीहि समास के अंदर आते हैं। 9 रत्नों का समूह है, तो 9 रत्नों का समूह, ये तो बहुत ही आसान है, नवरत्न, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष में क्या होता है, कर्ता का जो लोप होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, प्रदान, ये आपको याद है, कर्ता जो कारक आप लोगों को याद है इसके अंदर, जिसके अंदर कारक का लोप होता है या कारक जिसके अंदर आता है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। तो कर्ता ने करण से, तो यहाँ पे ख आंसर, अकाल से पीड़ित, तो जो फोर्थ का आंसर हो जाएगा ख। अब देखिए, चंद्र है शिखर पर जिसके,
चंद्र है शिखर पर जिसके शंकर जी में समास विग्रह किस समास का उदाहरण? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब भी कोई भगवान से रिलेटेड बात होती है तो उसमें मोस्टली क्या होता है, मोस्टली हम ये कहते हैं कि बहुब्रीहि समास होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बहुब्रीहि समास। घ आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 5th देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो सबसे पहले क्या कहा गया है, यहाँ पे आपको वाक्य बताने हैं कि वाक्य भेद बताने हैं। 5 दिए हैं जिनमें से 4 करना है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे कोरोना अभी गया नहीं है, अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य है? कोरोना अभी गया नहीं है, अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पे देखो जब भी नहीं आ जाता है किसी सेंटेंस में तो वो निषेधवाचक, नहीं से निषेधवाचक। तो ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड, भारत विविधता में एकता वाला देश है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कैसा होगा? तो देखो जब भी कोई एक स्टेटमेंट दी जाती है, कोई एक सीधी सी बात बताई जाती है तो हम कहते हैं ना विधानवाचक। उसको क्या कहेंगे, विधानवाचक। मतलब एक स्टेटमेंट बोली गई है, एक सीधी सी लाइन बोली गई है तो उसे क्या कहेंगे, विधानवाचक। क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो विधानवाचक वो हो जाएगा जिसमें क्या होता है, एक स्टेटमेंट दी गई, एक सीधी सी लाइन दी गई हो, जो मतलब पावरफुल लाइन दी गई, उसे हम विधानवाचक कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, प्रश्नवाचक। तो ये आप लोगों को सबको ही पता होगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रश्नवाचक, लास्ट में उसके प्रश्नवाचक जरूर होगा। तो सीधा सा देखिए प्रश्नवाचक कौन सा है, तो नैमिषारण्य किस राज्य में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मैं लिखता हूं वाक्य का प्रश्नवाचक सही रूपांतरण। वही बात है, सीधा सा क्वेश्चन है, क्या मैं लिखता हूं, यहाँ पे एक ही दिया गया तो ये आंसर, गया आंसर यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस करिए। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत अच्छे से आप नंबर ला सकते हैं। आज्ञावाचक वाक्य का सही उदाहरण होगा। आज्ञावाचक क्या होता है, जिसमें परमिशन दी जाती है, उसमें कहा जाता है कि तुम ये काम कर लो। तो देखो यहाँ पे ये तीनों ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये नहीं होगा, सीधा ही तुम खेलने जाओ, सीधा ही। क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या तुम जाना चाहते हो, तुम क्यों जाना चाहते हो, तुम कहाँ जाना चाहते हो, तीनों ही प्रश्नवाचक हैं। जबकि यहाँ पे क्या कहा गया है, आज्ञावाचक। तो ये साफ साफ क्लियर हो जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जिसके अंदर अलंकार पूछे गए हैं कि अलंकार आप लोगों को बताने हैं। अलंकार की जब बात करते हैं तो अलंकार हम यहाँ पे समझेंगे कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले कहा गया है कि रूपक अलंकार। तो देखो क्या कहा गया, रूपक अलंकार पूछा गया। रूपक अलंकार में देखो क्या होता है कि उसके जैसे मतलब रूपक मतलब सेम रूप सी बात होती है, जहां पर दोनों का रूप समान है लेकिन कहीं से सा इस तरह से कोई शब्द नहीं आते। जैसे कि आए महत वसंत, तो घ आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो काली घटा का घमंड, ये यमक हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहा गया है, काली घटा का घमंड यमक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या पूछा, रूपक अलंकार। तो रूपक में आए वसंत महत वसंत, मतलब महत जैसे वसंत आई है, तो देखो दोनों की बराबरी कर रहे हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, रूपक अलंकार। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, यमक अलंकार का आपको सही उदाहरण देना है। तो यमक अलंकार में देखो क्या होता है, यमक अलंकार में एक ही शब्दों की बार बार में क्या होती है, पूर्णावृत्ति। एक ही शब्द क्या आता है, बार बार में आता है। देखो यहाँ पे क्या है, यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है, एक शब्द जो है ना वो बार बार में आता है लेकिन दोनों ही शब्दों का मीनिंग क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो काली घटा का घमंड घटा, तो काली घटा पहले यहाँ पे बादलों की जो घटा होती है उसके बारे में कहा गया है, और घमंड घटा मतलब कि उसका जो घमंड है कम हो गया, यहाँ से हो गया। तो दोनों ही शब्द घटा घटा आए हैं लेकिन उनका अर्थ अलग है, तो ये यमक अलंकार इसको कहते हैं। उसके बाद है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में दो की तुलना की जाती है, ध्यान रखेंगे। उपमा अलंकार में क्या की जाती है, दो की तुलना की जाती है। तो यहाँ पे देखो मसक समान, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखो उपमा अलंकार में, जैसे मैं एक बार फिर बताती हूँ कि तुलना की जाती है। जैसे कि देखो फूल के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास है, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग बातें की गई है। मैया मैं तो चंद्र खिलौनो लियो, मैंने तो चंद्र चांद का खिलौना लिया है। संसार की समरस्थली में धीरता धरण धरो, इसमें भी नहीं। तो यहाँ पे ख में देखो मसक समान रूपी कपि धरी, तो मसक के समान रूप जो है उसने धर लिया, मतलब उसने रूप ले लिया है। तो यहाँ पे से समान इस तरह के शब्द आते हैं, तो यहाँ पे ख आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड में सही हो जाएगा। फोर्थ देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या कहा गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अब देखो क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का एक बहुत ही इजी एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। जहां पे मनु महू महू या जो तो इस तरह से आए तो वो क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, लट लटकानी मनु, देखो मनु आ गया ना, जहां पे मनु आ जाए या इसके मानो आ जाए, मनहू जानो जनहू ज्यो त्यों इस तरह से आ जाते हैं तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। तो लट लटकानी मनु मत मधुपगम मादप मधुपी, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे मैं की पूर्णावती है लेकिन मनु के कारण ये क्या हो जाता है, मनु के कारण ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या कहा गया है, जहां दो शब्द आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहां शब्द की एक से अधिक आवृत्ति हो तथा वहां शब्द में एक से अधिक आकृति हो, तो वह कौन सा अलंकार होगा। तो
जब भी क्या हो, एक शब्द दो बार आए और दोनों का अलग अलग मीनिंग हो, तो वो कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। तो क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये थी व्याकरण। अब हम आपके जो चैप्टर है, खंड जो यहाँ पे आ रहा है, देखो पाठ्य पुस्तक में 14 नंबर का है यहाँ पे। अब आपकी पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ज्यादा रीड नहीं करेंगे। टोपी 8 आने इसमें मिल जाती है। जूते, ये उस वाले चैप्टर से लिया गया, आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। जूते और टोपी वाला एक चैप्टर है, हल्का सा रीड कर लेते हैं, ज्यादा नहीं टाइम लगाएंगे इसके अंदर। कि टोपी 8 आने में मिल जाती है, लेकिन जूता 5 रुपए से भी कम आता था। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है। एक जूता पर 2500 टोपियां न्यौछावर है। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे, यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से कभी नहीं छुई। मतलब इस चैप्टर से, जूते से रिलेटेड जो चैप्टर है वो है। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया? गद्यांश के अनुसार जूता हमेशा किससे कीमती रहा है? तो अभी हमने पढ़ा है किससे कीमती रहा है? टोपी से। तो ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया? लेखक के अनुसार एक जूते पर कितनी टोपियां न्यौछावर है? तो अभी हमने पढ़ा 2500 टोपियां। तो घ आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। लेखक के अनुसार फोटो में किसका जूता फटा है? लेखक के अनुसार फोटो में किसका जूता फटा हुआ है? प्रेमचंद का। तो क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या कहा गया? इस गद्यांश में यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया? आपको इजीली पता चल जाएगा, प्रेमचंद के फटे जूते। क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में गद्यांश के अनुसार टोपी की कीमत कितनी बताई गई है? कितनी? शुरू की फर्स्ट लाइन में कहा गया 8, कितने आने? 8 आने। तो क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखते हैं सेकंड 8 क्वेश्चन। देखो 8 क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। देखो ये भी आपके जो बुक है उसमें से लिया गया है। देखो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कि महादेवी वर्मा का काव्य प्रतियोगिता में पुरस्कार क्या मिला था? महादेवी वर्मा को जो काव्य प्रतियोगिता हुई थी उसमें क्या पुरस्कार मिला था? चांदी का कटोरा। है आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चैप्टर जो क्वेश्चन है सेकंड, ल्हासा की और पाठ में लेखक की घोड़े की दशा क्या थी? तो घोड़े क्या थे? बहुत ही धीरे धीरे चल रहे थे। चैप्टर आपने पढ़ा है। क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में फिर आपके जो चैप्टर से है वहां से कुछ लाइंस दी गई हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे थे, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे थे, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। तो इसे सवाल की तरह, हम क्यों काम पर बच्चे जा रहे हैं, मतलब जब ये चैप्टर उससे रिलेटेड, जब बच्चे काम पर जा रहे हैं ना, तो उससे रिलेटेड है। पूरा हमने इसको रीड कर लिया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहा गया? कैसी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे थे? कैसी सड़क थी? कोहरे से ढकी सड़क पर। तो ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति क्या है? कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या आंसर। नेक्स्ट देखिए थर्ड में, काव्यांश के अनुसार रंग बिरंगी किताबों को किसने खा लिया है? दीमकों ने। क्योंकि बच्चे तो पढ़ नहीं रहे, तो किसने खा लिया है? दीमकों ने खा लिया है। काव्यांश के अनुसार किससे ढह गई मदरसों की दीवारें? किससे ढह गई? भूकंप से। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ग आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, इस पद्यांश के रचयिता कौन है? तो इसके कवि हैं राजेश जोशी। ग आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में विकल्पी क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? आपको कैदी और कोकिला, इसका फर्स्ट, कैदी और कोकिला में कविता में गहना किसको कहा गया? तो कैदी और कोकिला में हथकड़ियों को क्या कहा गया है? गहना कहा गया है। तो ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब सेकंड देखिए, ग्राम श्री कविता के रचयिता का नाम बताइए। तो ग्राम श्री जो कविता है उसके रचयिता हैं, तो इसके कविता है कविता के रचयिता है सुमित्रा नंदन पत। ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, लेकिन एक बार आप क्वेश्चंस पे नजर लगा लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो अब बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें सारे जो सेकंड खंड है उसके सारे के सारे क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज।